तो देखो हमारे बजट के टाइप कंप्लीट हो गए थे, 5 टाइप देखे थे हमने, कॉपर, जीरो, आउट, जेंडर। एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि ये कंप्लीट याद कर लेना जिसमें बजट के सारे टाइप आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो को से कॉमन बजट, पर से परफॉर्मेंस बजट, जीरो से जीरो बेस बजट, कॉपर जीरो, आउट से आउटलुक बजट और जेंडर से जेंडर बजट। पांचों के पांचों टाइप कंप्लीट हो गए। वैसे यहाँ तक अपना बजट कंप्लीट हो जाता है, बट फिर भी अपन राजकोषीय घाटा और अपन देख सकते हैं कि भाई पूंजीगत आय क्या होती है, ये सारी चीजें अपन और थोड़ा टर्म जानने के लिए आगे चलते हैं। देखो मैंने कल इसके बारे में बताया था कि भाई गवर्नमेंट बजट या सरकारी बजट में सारी चीजें कल मैंने बता दी थी, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि एक टॉपिक है, दिक्कत नहीं है। देखो गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट बोल सकते हैं। भाई सरकारी बजट में क्या क्या आता है, एक तो आता है राजस्व बजट जिसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू बजट, और एक आता है बच्चों पूंजीगत बजट जिसको बोलते हैं कैपिटल बजट। ठीक है, तो अब राजस्व बजट को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है राजस्व प्राप्तियां, कि भाई सरकार को प्राप्तियां, पैसे कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन से पैसे इस टाइप के हैं जो राजस्व प्राप्तियां या रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे। ठीक है, और एक होता है बच्चों राजस्व व्यय, कि पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं भाई, समझ पा रहे हो, तो इनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको रेवेन्यू इनकम भी बोल सकते हो, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। राजस्व व्यय, व्यय मतलब खर्च कर देना, कहाँ पे खर्च हो गए भाई सारी चीजें। तो देखो अगर बात करें रेवेन्यू बजट की, तो रेवेन्यू बजट दो टाइप का है, रेवेन्यू एक तो रिसिप्ट और एक कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करें कि राजस्व प्राप्तियों में क्या आएगा, तो ध्यान से देखना है, सारे टैक्स कुल मिलाकर के ऐसा पैसा इसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत जो सरकार को लौटाना ना पड़े वापस। जैसे कि मैंने इसमें नीचे लिखा है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रही राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट एक ही बात है, कुछ ही बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब ऐसा पैसा जिसको गवर्नमेंट को लौटाना ना पड़े। अगर आपको इधर गर्मी लगे तो आप इधर वाली बेंच पर बैठ जाना। ठीक है, ये गर्मी मतलब लाइट की वजह से कर सकते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, ऐसा पैसा जिसको सरकार को लौटाना ना पड़े उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम बोल दो आप। ठीक है, हमेशा ये ज्यादा होना चाहिए किसी भी कंट्री का, रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम। इसमें कौन कौन सा पैसा आएगा बच्चों, सरकार को ऐसा पैसा जो टैक्स से मिलता है। ठीक है, उसके अलावा सरकार जो पेनल्टी लगाती है हम पर, ठीक है, कि भाई सपोज दैट आपने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर दिया तो वहां पर जो पेनल्टी लगेगी उसका पैसा सरकार के पास आएगा। एंड सरकार ने मान के चलो उधार दिया है किसी को, उस उधार पर सरकार के पास जो ब्याज आ रहा है उसको भी किसमें इंक्लूड करेंगे अपन, रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा दान में मिला पैसा, ठीक है, ये भी किसमें हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में। इसके अलावा शुल्क या किराया, आप कहीं से कहीं गए, ठीक है, बस का यूज किया आपने, गाड़ी का यूज किया आपने, तो किराया लगता है आपका, ट्रेन का यूज किया आपने, हवाई जहाज का यूज किया, तो वो सारा शुल्क किराया, आपने कोई होटल ली गवर्नमेंट के, तो वो सब कुछ किस में आ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर अपन नॉर्मली बात करें जनरली सरकारी बजट या गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट या गवर्नमेंट बजट दो टाइप का है बच्चों। एक तो कौन सा है अपना राजस्व बजट, और एक है बच्चों अपना पूंजीगत बजट। राजस्व बजट को भी अपन ने दो भागों में बांटा है। ठीक है, राजस्व बजट को अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बजट। क्या बोलते हैं इसको अपन इंग्लिश में, रेवेन्यू बजट। इसको बोलते हैं कैपिटल बजट। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बजट। आपकी पीडीएफ में वैसे ही दोनों इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो राजस्व बजट मतलब रेवेन्यू बजट को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है रेवेन्यू रिसिप्ट, कुल मिलाकर के राजस्व प्राप्तियां, कि भाई इनकम क्या है, रेवेन्यू इनकम। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। और एक क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व का खर्चा, सरकार का खर्चा, राजस्व व्यय। तो हम लिख सकते हैं राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम में क्या क्या आएगा, सरकार की वो सभी प्राप्तियां या सरकार के पास ऐसा पैसा जो सरकार को लौटाना ना पड़े। जैसे कि भाई टैक्स लगाया सरकार ने, ठीक है, तो टैक्स से जो प्राप्त होता है कि सरकार अपने को लौटाती है, नहीं। ठीक है, इसके अलावा सरकार को मान लो किसी ने गवर्नमेंट को दान दिया,
गवर्नमेंट को पैसा कौन दान देता है? जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट फील्ड के ओनर होते हैं वो दान दे रहे होते हैं। इसके अलावा तो सरकार को अगर आपने दान दिया तो सरकार वापस पैसा नहीं लौटाने वाली है, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने फाइन लगाया, कोई पेनल्टी लगाई आप पर, ठीक है। आपने मान के चलो रोड क्रॉस सिग्नल क्रॉस कर दिया, सिग्नल तोड़ दिया तो पेनल्टी लगेगी वहां पर 200 रुपए की। तुरंत आपसे 200 या 250 या 500 जितना भी उनका लगता है, जितना भी वो होता है पेनल्टी चार्ज, वो आपसे काट कर लिया जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको सरकार उस पैसे को आपको लौटाएगी? नहीं। इसके अलावा और क्या क्या आ सकता है? तो हमने देखा था भाई कि मान के चलो सरकार ने किसी देश को उधार दिया पैसा, तो वहां से जो ब्याज आ रहा होगा, या सरकार ने किसी अथॉरिटी को पैसा उधार दिया तो वहां से जो ब्याज आ रहा होगा, तो क्या लगता है सरकार को ये पैसा लौटाना पड़ेगा? नहीं। तो भाई हम ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, सरकार के समय में नहीं आ रहा हो आपको कि हमने किसी को पैसा उधार दिया, मैंने इसको पैसा उधार दिया, मुझे ब्याज दे रहा है, तो मैं ब्याज वापस क्यों लौटाऊंगा? सिंपल बात, ठीक है। तो सरकार के पास ऐसा पैसा जो कभी लौटाना ना पड़े, उसे बोलते हैं बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्तियां, या रेवेन्यू इनकम बोल दो आप, ठीक है। किसी भी कंट्री का ये जितना ज्यादा होगा राजस्व प्राप्तियां या रेवेन्यू रिसिप्ट, उतना अच्छा है। अगर मान के चलो कोई ऐसा देश है जिसका ये बहुत ज्यादा है राजस्व प्राप्तियां या रेवेन्यू रिसिप्ट, उसके लिए उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया बच्चों, एक तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। कि भाई टैक्स मतलब ऐसा पैसा जो टैक्स के द्वारा आ रहा है, और एक ऐसा पैसा जो टैक्स के द्वारा नहीं आ रहा, दान वगैरह से, ब्याज वगैरह से, इन सब चीजों से आ रहा है। तो एक तो टैक्स वाला आ जाएगा बच्चों, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। कि भाई टैक्स राजस्व प्राप्तियां और नॉन टैक्स राजस्व प्राप्तियां। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? कल भी अपन ने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ तक तो सारी बात आपको समझ में आ गई थी। अब आगे देखना आप, राजस्व बजट वही राजस्व प्राप्तियां, ये जितना ज्यादा होता है किसी भी देश के लिए उतना अच्छा होता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जितना ज्यादा उस देश की सरकार उतनी मजबूत होती है। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान कर चलो रेवेन्यू रिसिप्ट जितना ज्यादा है, अपन बोल सकते हैं कि उस कंट्री की गवर्नमेंट उतनी अच्छी है, उस कंट्री के सिटीजन्स उतना ज्यादा टैक्स पे कर रहे होते हैं, अपन ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं अपन राजस्व व्यय की, ठीक है। तो एक मिनट, अपन ने तो गलत बता दिया बच्चों, राजस्व व्यय को अपन रेवेन्यू पूंजीगत बजट, ओके ओके, अच्छा ये बता रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो राजस्व प्राप्तियां हो गई अपने यहाँ से, ठीक है, ये दो प्रकार की कंप्लीट हो गई। अब आएगा अपना राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या, देखो ये रहा, देखो। अब राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सरकार के जो रोजाना के खर्चे होते हैं, जैसे कि किसी को सैलरी देना, ठीक है, सब्सिडी देना, ये सारी चीजें, क्योंकि इनसे सरकार को फायदा हो नहीं रहा है, संपत्ति जनरेट हो नहीं रही है। जैसे कि देखो राजस्व व्यय में क्या क्या जाएगा? दैनिक दिनचर्या के काम, मतलब डेली लाइवलीहुड, जीवन जीने के, जैसे मानव के जीवन जीने के लिए चीजें होती हैं, उसी प्रकार सरकार के जो डेली के खर्चे होते हैं दिनचर्या के, इसमें क्या क्या आ जाएगा? और इससे कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी इन खर्चों से। सरकार ने किसी को सब्सिडी दी तो क्या सरकार की प्रॉपर्टी बनी? नहीं, सरकार की तो उल्टी गई प्रॉपर्टी, तो बनी तो है नहीं, तो इनसे कोई प्रॉपर्टी नहीं बनने वाली है, ठीक है। प्रॉपर्टी का सर्जन नहीं होने वाला है। सरकार केवल सैलरी वेतन दे पाती है, सब्सिडी में खर्च, ब्याज चुकाने में ये कम हो तो अच्छा है। देखो इधर बताता हूं मैं आपको। अब अगर अपन बात करें राजस्व व्यय की, अब अपन बात कर लेते हैं राजस्व व्यय की, इसकी इधर बात कर लेते हैं। देखो राजस्व व्यय अपन इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे अपन इसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। तो देखो इसमें क्या है कि भाई किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी जनरेट नहीं होती है, तो सबसे पहले लिख सकते हैं कोई संपत्ति नहीं बनेगी, कोई संपत्ति नहीं बनेगी, मतलब किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी जनरेट नहीं होने वाली है। अब इसमें देख लेते हैं कि सरकार के कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो दैनिक दिनचर्या के खर्चे होते हैं, डेली के जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, तो अपन लिख सकते हैं दैनिक दिनचर्या के खर्चे। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं भाई? एक तो बोल सकते हैं वेतन, मतलब सैलरी, एक बोल सकते हैं सब्सिडी, सब्सिडी मतलब सरकार के द्वारा की गई हेल्प। तो क्या तुम्हें लगता है कि वेतन या सब्सिडी में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है? नहीं। सैलरी देने में तो सरकार का पैसा उल्टा जा रहा है, सब्सिडी देने में भी सरकार का पैसा उल्टा जा रहा है। तो भाई हम कह सकते हैं कि इनमें क्या है, किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी या किसी प्रकार की कोई संपत्ति जनरेट नहीं हो रही है, किसी प्रकार की संपत्ति नहीं बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
किसी कंट्री का जितना कम हो, ध्यान से सुनना है आपको, जितना कम हो उस देश के लिए उतना अच्छा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? उस देश के लिए उतना अच्छा है। ये बात समझ पा रहे हो? देखो इधर अपन ने देखा था बच्चों कि किसी कंट्री के लिए राजस्व प्राप्तियां, ये वाला, ये जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है, तो ये तो होनी चाहिए बच्चों ज्यादा। किसी भी कंट्री के लिए ये होना चाहिए बच्चों कम। सिंपल बात। अगर आपको किसी देश में देखना हो कि वहां के लोग टैक्स कितना देते हैं, अगर आपको किसी देश में देखना हो कि वहां की सरकार कितनी मजबूत है, तो आप देखोगे बच्चे रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम को। अगर आपको देखना हो कि वहां की सरकार कितनी कमजोर है, या वहां के लोग कितना कम टैक्स देते हैं, या वहां की सरकार अपने आप में इकोनॉमिक तौर पर कितनी वीक है, तो आप देखोगे बच्चों इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या देखोगे आप? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो याद रखना आपको कि अगर रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम जितनी ज्यादा होगी कंट्री की उतना अच्छा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना कम होगा उतना अच्छा है। अगर ये ज्यादा होता है तो देश घाटे में है, कर्ज ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। समझ पा रहे हो आप? तो किसी भी कंट्री के लिए अगर मैं कभी आपसे बोलूं कि कोई एक ऐसा देश है जिसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो क्या आपको लग रहा है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होगी? नहीं, तो कर्जा ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कोई कंट्री ऐसा है जिसका रेवेन्यू अपन बोल सकते हैं रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम बहुत कम है, तो क्या उस देश के लिए अच्छा है? नहीं, कम बोला है मैंने। अगर मैं बोलता ज्यादा तो अच्छा है, लेकिन कम बोल रहा हूं तो सही नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो अपन ने राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट और राजस्व मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों देख लिए हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? ठीक है, ये भी दो प्रकार का बच्चों, एक तो टैक्स वाला और एक नॉन टैक्स वाला, पर कोई बात नहीं, इनको हटा दो अभी, यहाँ तक ही देखो आप केवल। ठीक है, अब अपन इसको समझेंगे। देखो पापा इधर आओ बच्चों आगे। देखो पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल बजट या पूंजीगत बजट। ठीक है, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं बच्चों अपन इसको कैपिटल बजट। यहाँ लिख भी देता हूं मैं। कैपिटल बजट देखो सिंपल है, इसको भी दो भागों में बांटा गया बच्चों, एक तो कैपिटल रिसिप्ट और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत आय, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत खर्चा या पूंजीगत व्यय। तो देखो सिंपल है कि भाई जो कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम है उसमें क्या है, संपत्ति में कमी आती है, प्रॉपर्टी में क्या आती है बच्चों? कमी आती है। जैसे कि देखो इसको अच्छा आय नहीं समझा जाता, मतलब इसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेच करके प्राप्त आय होती है। ठीक है, आगे देखो एक बार फिर से समझाऊंगा मैं आपको। मूलधन से प्राप्त आय होती है, चुकाना बढ़ जाता है। इधर देखो एक एग्जांपल मैंने बताया, इन सब बातों को छोड़ो, मैंने मेरा एग्जांपल ले लिया था एक। देखो मान के चलो कि कपिल नाम का कोई एक लड़का है। ठीक है, ये क्या करता है, विशाल को पैसे दे देता है। कितने रुपए देता है बच्चों? 1000। ठीक है, अब अगर ये विशाल को 1000 रुपए देता है तो ऑब्वियसली बात है विशाल से ब्याज तो लेगा, तो ये ब्याज लेता है बच्चों। मान के चलो 1000 पर एक महीने का 10 रुपए ले रहा है, इतना होता नहीं है, अपन मान लेते हैं कि भाई इतना ब्याज लेता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये जो पैसा आ रहा है 10 रुपया, क्या ये कपिल को लौटाना पड़ेगा? नहीं। तो ये कौन सा पैसा है बच्चों? रेवेन्यू इनकम है ना। ये तो सरकार के पास ऐसा पैसा जो नहीं लौटाना पड़े उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इनकम। तो कपिल के पास जो पैसा आ रहा है बच्चों विशाल से 10 रुपए, क्या ये लौटाना पड़ेगा? नहीं। तो ये तो अच्छी बात है, यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई, ब्याज लौटाना नहीं पड़ेगा। बट इधर देखो तो राजस्व आय में बच्चों लौटाना नहीं पड़ेगी, लेकिन मान के चलो बच्चों विशाल पूरे के पूरे पैसे एक साथ लौटा दे, 1000 के 1000, तो क्या तुम्हें लग रहा है अब कपिल को ब्याज मिलेगा? नहीं ना, तो कोई फायदा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगर फायदा नहीं हुआ तो अपन कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है, फायदा तो होना चाहिए था। तो जब तक ब्याज मिल रहा था तो अपने पास ऐसा पैसा आ रहा था जो लौटाना नहीं पड़ रहा था। अगर इसने एक साथ लौटा दिया बच्चों तो ये पैसा कौन सा है? अपना कैपिटल रेवेन्यू। कौन सा मतलब कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है ये बच्चों? कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम। कंप्लीट है यहाँ तक। अब देख लेते हैं अपन और एक बार डिटेल में। देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो
इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देखना बच्चों ध्यान से कि भाई पूंजीगत बजट या कैपिटल बजट भी दो प्रकार का होता है। एक तो अपन बोल सकते हैं कौन सा, कैपिटल प्राप्तियां, और एक बोल सकते हैं कैपिटल व्यय। कैपिटल आय बोल दो या कैपिटल प्राप्तियां बोल दो। आय मतलब इनकम या रिसिप्ट, सिंपल बात। तो आप तो कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम बोलो, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां, और पूंजीगत खर्चे या पूंजीगत व्यय। ये चार नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है बच्चों। तो एक बोल सकते हैं अपन पूंजीगत आय मतलब कैपिटल इनकम, ठीक है। पूंजीगत आय मतलब क्या होता है बच्चों, कैपिटल इनकम। और एक बोल सकते हैं पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। अब देखो, अगर मैं आपको इधर समझाना चाहूं इसको, मतलब अगर मैं आपको ये पूंजीगत आय को बच्चों इधर नेक्स्ट पेज पर समझाना चाहूं तो देखो, पूंजीगत आय मतलब कैपिटल इनकम। अब कैपिटल इनकम की बात करेंगे बच्चों, तो किसी भी कंट्री के लिए कैपिटल इनकम में क्या है, किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं बनती है। मतलब हम कह सकते हैं अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी का निर्माण नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी का निर्माण, हाँ कोई सेविंग नहीं है। मतलब देखो जैसे कि एग्जांपल दूंगा, निर्माण नहीं कि भाई किसी प्रकार की कोई संपत्ति का निर्माण नहीं। कैसे बच्चों, आपने देखा होगा बच्चों, पहले के मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जेन्युइन सा। पहले के हमारे जो हमारी जो पहले वाली पीढ़ी थी, ठीक है, हमारे दादाजी हमारी दादी जी, वो क्या करते थे बच्चों, अपनी प्रॉपर्टी को कभी नहीं बेचते थे, या उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आया तो उस पैसे से वो सोना चांदी खरीद के उसको रख लेते थे। अब सोना चांदी खरीद के वो क्यों रखते थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम आई तो सोना चांदी बेच करके हम दोबारा पैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम हमारी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। आजकल के लड़के लड़कियां या आजकल की जनरेशन क्या करती है बच्चों, अगर पैसा आया तो फिर ब्रांडेड चीजें खरीदेगी, यूजलेस चीजें, ठीक है। मतलब एक बार आप उनको खरीद लो, खरीदने के बाद यूज कर लो, उसके बाद वैल्यू खत्म, ठीक है। तो अगर तुमने ब्रांडेड चीजों के पीछे तुम भागे, सपोज किसी ने आईफोन ले लिया, किसी ने बहुत अच्छे शूज वगैरह ले लिए, किसी ने बहुत अच्छी फोर व्हीलर ले ली, किसी ने बहुत अच्छी बाइक ले ली, खरीदने के बाद अगर प्रॉब्लम आई तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गाड़ी उतनी वैल्यूबल रहेगी या उतने अच्छे दामों पर बिक पाएगी कि तुम्हारी समस्या को सॉल्व कर दे, उतने पैसे मिल जाए? नहीं, संभव ही नहीं है। एक बार आप शोरूम से लेकर, शोरूम से बहुत अच्छा सा बहुत महंगा सा मोबाइल बाहर लेकर के आओ, दोबारा शोरूम पर बेचने को जाओ, वो उतने में नहीं लेगा, 10 मिनट बाद भी जाओगे तो भी, ठीक है। और गलती से 10-20 दिन हो गए, उसके बाद तो भूल जाओ कि मैंने 70 का खरीदा तो 60 में भी ले ले, वो नहीं लेने वाला है। इसके बाद मोबाइल की भी शॉप है, पूछ लेना वाले इससे तुम। तो वो सारी बातें हैं। तो सिंपल है बच्चों कि भाई कैपिटल इनकम क्या है बच्चों, इसमें किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का निर्माण नहीं है, घाटा ही घाटा है। इसमें कौन कौन सी आय आएगी, इसमें कौन कौन सी इनकम आएगी, तो देखो मैं बताता हूं आपको। एक तो ऐसी इनकम जो मूलधन को बेच करके प्राप्त हुई हो, मूलधन को मैं बताऊंगा क्या होता है, मूलधन को बेच करके जो आय प्राप्त होती है या जो इनकम प्राप्त होती है, मूलधन मतलब भाई तुमने जमीन बेच दी। देखो पहले क्या कहा जाता था बच्चों कि जमीन एक माँ के समान है, अभी भी माना जाता है, लेकिन आजकल जमीन को बेच दिया जाता है पैसों के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, या कहीं प्लॉट लेना है, क्या करना है क्या करना है, सारी चीजें। वरना हमारे भारत देश में जमीन को माँ के बराबर दर्जा दिया जाता है, और हमारे पूर्वज अपनी जमीन कभी नहीं बेचते थे बच्चों। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जमीन एक ऐसी संपत्ति की परेशानी आने पर अपना साथ देगी। जमीन है तो पैसा है अपने पास भाई। देखो एक तो होता है बच्चों ऐसा मनी जो चल रहा है, मोशन है जिसमें पैसा। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल, चल नहीं रहा पर पैसा जनरेट कर रहा है। बिल्डिंग, ये खेत अपने चल तो नहीं रहे हैं पर पैसा जनरेट कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो अब प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर तुमने उसी को बेच करके अगर इनकम प्राप्त कर ली तो वो कहलाएगी बच्चों अपनी कैपिटल इनकम। बट कैपिटल इनकम से किसी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं बन रही है। खेत बेच दिया, अब पैसे का क्या करोगे? क्वालिटी वाली चीजें खरीदोगे, उनकी वैल्यू एक टाइम बाद खत्म हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये किसी भी देश के लिए अपन बोल सकते हैं कि भाई ठीक बात तो ये नहीं है, देश के सिटीजन्स के लिए ठीक बात नहीं है। और कौन कौन सा पैसा आएगा, तो देखो संपत्ति बेच करके प्राप्त आय, तो भाई आपने आपकी प्रॉपर्टी बेच दी और प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हुई है वो भी किसमें आ जाएगी बच्चों? कैपिटल इनकम में, ठीक है। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि भाई जो चुकाना होता है वो बढ़ जाएगा। देखो जैसे कि इसमें एक और लिख सकते हैं अपन कि भाई संपत्ति बेच करके
या प्रॉपर्टी को सेल करके, संपत्ति को बेच करके जो आय या जो इनकम प्राप्त होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल इनकम बोलेंगे। ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं माना जाता, या कंट्री के नागरिक के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मतलब अपन कह सकते हैं बच्चों ये कि अच्छा सिंबल नहीं है कि किसी देश का मान के चलो कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा हो, कैपिटल रिसिप्ट बहुत ज्यादा हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी को बेच करके जो पैसा आ रहा है उसमें अपन उसको ऐड कर रहे हैं किसमें, कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट में। इससे किसी प्रकार की संपत्ति नहीं बढ़ रही है, इससे आपका देयता बढ़ जाता है। देयता मतलब क्या होता है, आपको चुकाना ज्यादा पड़ेगा पैसा। सपोज यार बच्चों आपने एक बार प्रॉपर्टी बेच दी, पैसा आ गया, अगर पैसा आ गया तो ऑब्वियसली बात है आप कोई दूसरी चीज खरीदोगे और यूजलेस चीज खरीदोगे, अधिकतर तो काम यही होने वाला है, ठीक है। और जो चीज आप खरीदोगे, मान चलो खेत बेचा, खेत नहीं बेचते तो खेत अपने पास रहता, पर खेत बेच दिया, क्यों बेच दिया भाई, कार खरीदनी है, कार खरीद तो ली, अब मेंटेनेंस, 5 लाख का खेत बेच रहा, 5 लाख की गाड़ी आ गई मान के चलो, या 4.5 लाख की गाड़ी खरीद ली, 50,000 इधर घूमने वगैरह में लगा दिए, नई नई गाड़ी लेकर के आयो, तो शौक होता है सबको कि भाई नई गाड़ी आई है, 50,000 रुपये बिल्कुल फूंक दिए पेट्रोल में, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका मेंटेनेंस कौन देगा, पड़ोसी, संभव ही नहीं है, रिश्तेदार दोस्त, संभव ही नहीं है, मेंटेनेंस अपने को देना पड़ता है। अब गाड़ी रखी रहेगी चुपचाप एक कोने में, अब चलाओ कैसे चलाओगे, फिर आपको पैसा कहीं और से लेना पड़ेगा, फिर वापस उसको लौटाना पड़ेगा, खत्म मामला, जीवन लॉस ही लॉस। वो गाड़ी उतने में दोबारा नहीं बिकेगी, दोबारा तुमको जमीन उतने में नहीं मिलेगी, एक बार जमीन अगर बिक गई दोबारा उतने ही पैसे में तुम्हें कहीं जमीन नहीं मिलने वाली है। जमीनों की कीमत तो लगातार, प्रॉपर्टी की कीमत तो लगातार बढ़ती जा रही है ना बच्चों। पहले प्रॉपर्टी कितनी सस्ती मिलती थी, टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है प्रॉपर्टी का तो काम। तो उस वजह से भाई अपन बोलते हैं कि ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है। ये समझ में आ गया बच्चों। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर अपन ने पढ़ा है कैपिटल रिसिप्ट, अब क्या पढ़ेंगे अपन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सुनो उसको भी बताता हूँ, देखो पहले इधर ये एग्जांपल समझ पा रहे हो आप, ठीक है। आगे देखो, तो 1,000 लौटा दिए अगर मान के चलो विशाल ने, तो पूरा की पूरा लौटा दिया, जितना लौटा दिया कोई फायदा नहीं हुआ, अपन ने भी देख लिया था बच्चों, ठीक है। और अपन बोल सकते हैं कि भाई अगर किसी कंट्री के लिए, अपन बोल सकते हैं बच्चों कि किसी कंट्री के लिए कैपिटल रिसिप्ट जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये कम होना चाहिए, किसी भी देश के लिए क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट, अब आइए बच्चों इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, देखो इसकी बात करेंगे तो हम, ये अच्छा माना जाता है, ये जितना बढ़े उतना अच्छा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना बढ़ता है उतनी अच्छी बात है। तो देखो पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चे ऐसे करें कि संपत्ति का सर्जन हो, देयता कम हो, जैसे कि स्कूल बना लिया, कॉलेज बना लिया, हॉस्पिटल बना लिया, रोड बना लिया एंड मॉल बना लिया। हाँ देखो, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं पूंजीगत व्यय, या अपन इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पूंजीगत व्यय को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैं एक बार पूरा समझा दूंगा, तो जो भी आपको नेमिंग में कंफ्यूजन हो रहा है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। पूंजीगत एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय या पूंजीगत खर्चे ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो भाई ये माना जाता है अच्छा, क्या माना जाता है बच्चों, ये अच्छा माना जाता है, मतलब अगर किसी देश के लिए ये जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। मतलब अगर मान के चलो किसी कंट्री के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना अच्छा सिंबल माना जाता है उस कंट्री के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो पैसा आएगा, हाँ बोलिए, हाँ डेवलपमेंट के लिए सारे काम आएंगे इसमें। इसमें जो पैसा आएगा वो पैसा क्या करेगा बच्चों, संपत्ति जनरेट करेगा, क्या करेगा, संपत्ति बनेगी। जो देयता होता है, देयता मतलब पैसा कम चुकाना पड़ेगा, ठीक है, देयता कम होगा। इसके अलावा क्या था, और अपन बोल सकते हैं कि इसमें आप खर्च ऐसे करो, मतलब आपको खर्च ऐसे करना है ताकि, खर्च ऐसे करो
ताकि आपको पैसा कम से कम चुकाना पड़े या आप पर कर्ज कम से कम हो, मतलब स्मार्ट तरीके से खर्च करो। हाँ, कुल मिलाकर के अगर मान के चलो आपकी कमाई 100 रुपये है, तो आप उसमें से केवल 50 या 60 रुपये खर्च करो, बाकी को बचा करके रखो, क्योंकि इन फ्यूचर आपकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया आ जाएंगी बच्चों? एक तो आ जाएगा स्कूल ओपन कर लो भाई, स्कूल ओपन करना। हाँ, क्या? हॉस्टल कर लो, स्कूल कर लो, कॉलेज कर लो, मॉल बना लो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हॉस्टल, कॉलेज, मॉल, ये सारी चीजें जो आ जाएंगी बच्चों वो किस में आ जाएंगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी। ये अपने आप में पैसा जनरेट करेगा या नहीं करेगा? स्कूल पैसा जनरेट करेगा, हॉस्टल पैसा जनरेट करेगा, कॉलेज पैसा जनरेट करेगा, मॉल। हाँ हाँ हाँ, नहीं देखो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, अपना फायदा है, सरकार का भी फायदा है, अपना भी फायदा है। सरकार का ऐसे फायदा है देखो, कि सरकार की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी देश में अगर सरकार है तो वो वहाँ के सिटीजन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को अच्छे से मतलब अच्छा बनाएगी। तो अगर हॉस्पिटल बनाया तो लोगों का जीवन स्तर सुधरा, बीमारियां वगैरह कम हुई, डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया कारीगरों को रोजगार मिला, जहाँ पर वो सफाई कर्मचारी हैं उनको रोजगार मिला, टेबल कुर्सी वगैरह ये सारी चीजें, बेड वेड आई होंगी उनको रोजगार मिला, पेंट वगैरह को, जितने भी हॉस्पिटल के किट वगैरह आते हैं उन सबको रोजगार मिला। तो कुल मिलाकर के अपन बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल बनना, कॉलेज बनना, स्कूल बनना, ये किसी भी देश के डेवलपमेंट को, ग्रोथ को दर्शाता है, ठीक है। तो ऐसे करके तो अपन मॉल लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या है, इसमें संपत्ति बनेगी, जनरेट होगी धीरे धीरे। स्कूल बना, स्कूल अच्छा चल रहा है तो धीरे धीरे संपत्ति बनेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। हॉस्टल बना, अगर हॉस्टल आप अच्छे से चला रहे हो तो बनेगी। कॉलेज बनना, हॉस्पिटल बनना, ये भी लिख सकते हो आप। तो इसमें खर्च ऐसे करना है बिल्कुल स्मार्ट वे में, ताकि आप पर कर्ज ना बढ़े। समझ पा रहे हो? चीजें ऐसी खरीदनी है ताकि आप पर कर्ज ना बढ़े। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एक फॉर्च्यूनर लेकर के आ गए, पैसा बहुत कम है आप चुकाए जाओ EMI, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के कह रहे हैं कि भाई जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से आपको पैसा खर्च करना चाहिए। तो अब देखो बच्चों, तो किसी भी कंट्री के लिए जितना ज्यादा होगा बच्चों उतना अच्छा माना जाता है। अब देखो, मैं अब एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए समझाता हूँ सारा अच्छे से। देखो सबसे पहले हम पढ़ देते हैं बच्चों गवर्नमेंट बजट। क्या पढ़ रहे हैं हम? गवर्नमेंट बजट। ये कितने प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार। गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं अपन। गवर्नमेंट बजट को 2 भागों में बांटा गया, 2 पार्ट है बच्चों। एक तो है अपना रेवेन्यू बजट, क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बजट। और एक है बच्चों कैपिटल बजट। एक क्या है? कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट को भी 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और एक रिसिप्ट बोलो या इनकम बोलो बच्चों, बात एक ही है, ठीक है। और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां तक समझ में आया? इसको भी 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। एक तो कैपिटल रिसिप्ट और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? फिर इसको अपन ने 2 भागों में बांटा था बच्चों, एक टैक्स वाला और एक नॉन टैक्स वाला। तो भाई टैक्स से प्राप्त आय और एक नॉन टैक्स, बिना टैक्स से प्राप्त आय, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो सिंपल है। जो टैक्स से मिल रहा है उसको टैक्स बोलेंगे, जो टैक्स से नहीं मिल रहा, दान वगैरह मिल रहा है, ब्याज वगैरह मिल रहा है, उसको नॉन टैक्स बोलेंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के समझ में आया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लो आप, फर्स्ट में ये रहा सरकारी बजट, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। इसमें एक रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय। किसी भी देश के लिए ये जितना ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है, किसी भी कंट्री के लिए ये जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। इन दोनों की बात कर लेते हैं। किसी कंट्री के लिए ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए बच्चों? ये कम होना चाहिए। कब? कैपिटल इनकम जितनी कम हो या कैपिटल रिसिप्ट जितनी कम हो उतनी अच्छी बात है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अब एक मैं चीज बताता हूं आपको, ध्यान सुन लेना। देखो सिंपल बात, इधर वाला जो है ना ये इधर बढ़ना चाहिए, ये इधर कम होना चाहिए, फिर ये इधर कम होना चाहिए, ये इधर बढ़ना चाहिए। समझ पा रहे हो कि भाई रेवेन्यू रिसिप्ट जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, उसी प्रकार इधर कैपिटल इनकम जितना कम है उतना अच्छा है।
इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना कम है उतना अच्छा है, इधर रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। तो समझ पा रहे हो बच्चों, राजस्व प्राप्तियां ज्यादा होनी चाहिए, राजस्व व्यय कम होना चाहिए, पूंजीगत आय कम होनी चाहिए जबकि पूंजीगत व्यय ज्यादा होना चाहिए। ये आपका टोटली सारा बजट अपन ने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, ठीक है। ये अपना टोटली आज बजट कंप्लीट हो चुका है, 3-4 पार्ट जितने भी आए थे, ठीक है। अपन ने बजट निर्माण भी देखा, बजट निर्माण की प्रोसेस भी देखी, बजट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है, सबसे पहले किसने बनाया था, कब बना था, सब कुछ जाना है। अपन ने रेवेन्यू इनकम, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व का खर्चा या राजस्व व्यय, वो सारी चीज जानी है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट पैसा कहाँ खर्च करती है, सब कुछ हमने इन 3-4 पार्ट में जान लिया है। तो कैसा लगा आपको पूरा बजट, अच्छा लगा? काफी लंबी क्लासें चली हैं। हाँ, ये जो पार्ट है जिसमें 4 बातें बताई गई हैं, मतलब ये वाली, ये वाली, ये चार की चार, मतलब अभी मैंने और डिटेल नहीं किया, इसकी भी पार्ट है, इसकी पार्ट है, पर मैंने आपको इतना ही समझाया, काम का इतना ही है। तो सिंपल बात है कि इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चों में, कोशिश करता हूँ। जब भी सरकार के पास ऐसा पैसा आए जो लौटाना ना पड़े, रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां, सरकार का ऐसा पैसा जो ऐसी जगह पे खर्च हो रहा है जहां से संपत्ति नहीं बन रही है, सरकार ने क्या दे दिया, किसी को सैलरी दे दी, सरकार ने सब्सिडी दे दी, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में, हाँ सॉरी एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर सरकार का ऐसा पैसा है जो सैलरी देने में गया, जो सब्सिडी देने में गया, जो लोगों की हेल्प करने में गया, तो वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बच्चों याद रखना है, रेवेन्यू रिसिप्ट जितना ज्यादा अच्छा उतना अच्छा माना जाता है, ये कम होना चाहिए देश के लिए, ठीक है, जितना कम हो उतना अच्छा है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब, हाँ ब्याज की बात आएगी तो इधर ये वाला रेवेन्यू रिसिप्ट चुकाना पड़ता है, तो रेवेन्यू, ब्याज की जब बात करूंगा ये, लोन की जब बात करूंगा ये, ठीक है। किसी भी देश के लिए ये जितना ज्यादा उतना अच्छा, ये कम होना चाहिए। एक बार घर पे जाकर के पढ़ना है अच्छे से, फिर भी नहीं आता तो फिर दोबारा पूछ लेना मेरे से, मैं कल फिर बता दूंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने इधर बता दिया है, ये फर्स्ट, ये नहीं सारी चीजें, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, सिंपल बात, कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो अपना बजट पूरा हो चुका है, यूट्यूब वाले साथी अपना ये बजट कंप्लीट हो चुका है सारा की सारा, और सारी क्लासेज यूट्यूब पर हैं, पार्ट आज शायद में भी 4 पार्ट हो चुके हैं, 4 पार्ट में पूरा बजट कंप्लीट कराया है। फिर भी अगर आपको बजट से संबंधित किसी प्रकार की कोई डाउट हो या मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो पढ़ाते टाइम या बताते टाइम या कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जितने भी यहाँ फ्रेंड हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, सब, ताकि मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।